देने में आपका स्वागत है। एक पत्रकार का कर्तव्य आप तक सच्ची और सही खबरें पहुंचाना होता है, लेकिन हमारे देश में अब ज्यादातर पत्रकार अपना ये कर्तव्य भूल चुके हैं। नेताओं का कर्तव्य आपको आपके बुनियादी अधिकार देना होता है, लेकिन नेता भी इसे भूल चुके हैं। इसलिए एक आम आदमी के तौर पर आपको मीडिया और नेताओं से आजकल बहुत सारी शिकायतें होती होंगी, लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्य कितनी निष्ठा से निभाते हैं, और निभाते भी हैं या इसकी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम देश को इसी कर्तव्य बोध की याद दिलाएंगे, और इसका आधार है हैदराबाद और कर्नाटक के कुर्ग से आई दो खबरें। हैदराबाद में एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने जब ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस को फंसे हुए देखा तो उसने सड़क पर 2 किलोमीटर तक दौड़ते हुए इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ किया। अब लोग इस कांस्टेबल की प्रशंसा कर रहे हैं पूरे देश में, और कह रहे हैं कि कर्तव्य कैसे निभाया जाता है वो हमें इस कांस्टेबल से सीखना चाहिए। दूसरी खबर कुर्ग से आई है, जहां किसी और शहर से घूमने आए एक व्यक्ति ने खाने पीने के खाली पैकेट सड़क पर फेंक दिए और अपनी गाड़ी चलाते हुए 80 किलोमीटर दूर निकल गया। जब कुर्ग के लोगों ने सड़क पर यह कूड़ा देखा तो उन्होंने इस व्यक्ति की तलाश शुरू की, और सोशल मीडिया की मदद से कुर्ग के लोग इस व्यक्ति तक पहुंच भी गए। जनता के दबाव में इस व्यक्ति को 80 किलोमीटर दूर से वापस आकर यह कूड़ा साफ करना पड़ा। इसलिए आज हम कर्तव्य निभाने वालों के साथ साथ कर्तव्य को भुला देने वालों का भी एक विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम प्रदूषण की बात करेंगे, जिसके खिलाफ लड़ने का अपना कर्तव्य पूरा भारत भूल चुका है। यह प्रदूषण अब जानलेवा बन गया है, और लॉकडाउन के दौरान जो हवा साफ और शुद्ध हो गई थी उसे इस प्रदूषण ने अब फिर से पहले जैसा जहरीला बना दिया है। इस प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी पराली जलाने की है। जी न्यूज की कई टीमें इन दिनों उन राज्यों में मौजूद हैं जहां बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है, और हमने इस विषय पर पंजाब के कई जिलों से आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट को देखकर आप सिर्फ समस्या ही नहीं, इसके समाधान को भी आसानी से समझ जाएंगे। और आखिर में अब से कुछ ही देर में दुनिया की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ सकती है, जहां वोटों की गिनती जारी है और किसी भी समय यह पता चल सकता है कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल अमेरिका के 5 राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है। ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए ये सभी राज्य जीतने होंगे, लेकिन अगर जो बाइडेन इनमें से एक राज्य भी जीत गए तो वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी जो लक्ष्य है अब ट्रंप के लिए मुश्किल होता जा रहा है और बाइडेन के लिए आसान होता जा रहा है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, और हम इसके हर एक पहलू के बारे में आज आपको डीएनए में बताएंगे। हो सकता है वो बड़ी खबर अब से थोड़ी देर के बाद ही आ जाए, जब हम आपको ये बता सकेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। वैसे ज्यादा चांस बाइडेन के ही हैं, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मतदाताओं के नाम चिट्ठी लिखी। उन्होंने ट्विटर पर 4 पेज का पत्र शेयर किया। इस पत्र में एनडीए के बिहार में किए गए कार्य और संकल्प का जिक्र है। चिट्ठी के 4थे पेज पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, मैं बिहार में विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं। इसीलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। मुझे विश्वास है डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने जय बिहार जय भारत का नारा दिया। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। अंतिम चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हार मान ली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा मुद्दों को भटकाते हैं। तो शुरू से कह रहे जमीनी हकीकत को वो पहचान नहीं पाए। हम लोग मुद्दे की बात करते रहे, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते रहे, और जब उनको एहसास हुआ, जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यास लेने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना काल में पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन आज अमित शाह ने बांकुरा के चतुरडीही गांव में आदिवासी परिवार के घर भोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर खाना खाया।
इससे पहले अमित शाह ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने श्री करतारपुर गुरुद्वारा साहिब का रखरखाव पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर ETPB यानी इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दे दिया है। पाकिस्तान में ETPB को ISI पूरी तरीके से कंट्रोल करती है और ETPB के 9 सदस्यों में एक भी सदस्य सिख समुदाय से नहीं है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्री S जयशंकर को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की अपील की है, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को अपना फैसला वापस लेने को कहा है। ऐसा इनजस्टिस तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारा गुरुद्वारा हो, सिखों का गुरुद्वारा गैर सिखों के हाथ में दे दिया जाए, ये तो कोई संभावना ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं होने देंगे इसको। तो जी मीडिया के पास पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की कॉपी है, जिसमें यह भी कहा गया है कि गुरुद्वारे के रखरखाव को करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इस संबंध में एक प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान को लागू करेगा। यानी इमरान खान सरकार आस्था के स्थल को व्यावसायिक स्थल में बदलने का इरादा रखती है। पाकिस्तान के इस फैसले का पंजाब में विरोध शुरू हो गया है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल सुबह 9:30 बजे से चुशूल में होगी। यह 8वें दौर की बातचीत होगी। पिछले 7 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। रक्षा मंत्री ने इस बातचीत से पहले सीमाओं को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया है। यूनिलैटरल तरीके से LAC पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को वह खुली छूट दे रखी है कि LAC पर हम किसी भी तरह के बदलाव को अनदेखा नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री ने POK को लेकर फिर दोहराया है कि POK भारत का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान आजकल बौखलाया हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे POK को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि पृथक रखा तो भारत अपना दावा ठोक देगा। POK तथा गिलगित बाल्टिस्तान पर उनका गैर कानूनी कब्जा है। नेपाल दौरे के दूसरे दिन सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जनरल नरवणे को प्रतीक चिन्ह, तलवार और सम्मान पत्र सौंपा। जनरल नरवणे ने अपने नेपाली समकक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा से मुलाकात की। काठमांडू में बातचीत के दौरान दोनों सेनाओं के बीच मित्रता और सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने नेपाल सेना के 2 फील्ड अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर, एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण भी सौंपे। जनरल नरवणे 3 दिन के नेपाल दौरे पर हैं। हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास हो गया। हरियाणा विधानसभा के मौजूदा सत्र के पहले दिन ये विधेयक पास हुआ। नए कानून के मुताबिक हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 100 में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित होगी। विधेयक पास होने के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं से किया वादा पूरा हुआ। हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। नए कानून के मुताबिक 50,000 से कम वेतन वाली नौकरी में यह आरक्षण लागू होगा। आपने नोट किया होगा, वैसे तो ये त्योहारों का मौसम है, लेकिन हमारे देश में पिछले कई दिनों से बड़ा नकारात्मक माहौल बना हुआ है। माहौल ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आज उस माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं और नकारात्मकता की बात न करके आज कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य को सैल्यूट करेंगे तो आपको कभी किसी और व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम कर्तव्य की इसी खूबी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को अपने अधिकार तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कभी भी अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। सिर्फ अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य नहीं। कर्तव्य की अहमियत समझने के लिए आज आपको सबसे पहले हैदराबाद से आई एक शानदार तस्वीर देखनी चाहिए। इस तस्वीर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सड़क पर दौड़ता हुआ ट्रैफिक को क्लियर कर रहा है, और इस ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी और शाम के समय भारी ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई थी।
इस ट्रैफिक कांस्टेबल का नाम जी बाबजी है। जी बाबजी इस हफ्ते सोमवार की शाम एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए ट्रैफिक से भरी सड़क पर करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ते चले गए। आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि जो लोग अपने कर्तव्य के नाम पर दौड़ भाग करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, उनमें और सच में अपना कर्तव्य निभाने वालों में असली फर्क क्या होता है। हमारी नजर में ये कांस्टेबल आज देश का हीरो होना चाहिए। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई क्रिकेट खेलने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी भी नहीं है, ये टीवी पर नहीं आता, बहुत बड़ा अफसर भी नहीं है, लेकिन इसने जो काम किया है वो आज इसे भारत का नायक बना रहा है। और अगर आप हमसे पूछें तो आज हम इसे भारत का, आप सब का नायक बनाना चाहते हैं। इसलिए डीएनए की शुरुआत आज इसी कांस्टेबल की खबर के साथ कर रहे हैं। इस एम्बुलेंस में एक मरीज था जिसे समय से अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था उसकी जान बचाने के लिए। हमारे देश में जब भी आप खाकी वर्दी को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में या तो डर की भावना आती है या फिर भ्रष्टाचार की भावना आती है। और पुलिस को भ्रष्टाचार से जो हम जोड़ते हैं, पुलिस को डर से जो हम जोड़कर देखते हैं, इसके पीछे हमारी फिल्में काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जो अक्सर हमें यह दिखाती रही हैं कि पुलिस कभी समय से पहुंचती नहीं और पुलिस वाले हमेशा ही भ्रष्ट होते हैं और पुलिस हमेशा लेट आती है। लेकिन इस कांस्टेबल की पूरे देश में आज तारीफ हो रही है। और जब हमने इस कांस्टेबल से बात की तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वो ये कि जब वो ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने की ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्होंने पढ़ा था कि किसी भी वीआईपी की गाड़ी को रास्ता देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी एम्बुलेंस को रास्ता देना। जिस देश में ज्यादातर पुलिस वाले और वीआईपी जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को आसानी से भूल जाते हैं, जिस देश में शायद पुलिस ये सोचती है कि पहले वीआईपी को गुजरना चाहिए, उसके लिए ट्रैफिक क्लियर करना चाहिए, उन्हें आज इस कांस्टेबल की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उस दिन मंडे था सर, 2 बजे से फुल ट्रैफिक जाम था, मैं ऑन ड्यूटी पे था सर वहीं से। तो सड़क के एम्बुलेंस है सर, उसमें कौन है बोल के वो नहीं देखा सर। मैं भी ट्रैफिक था, उसको थोड़ा क्लियरेंस दिया तो क्लियरेंस नहीं हो रहा था सर, फुल जाम था एकदम, गाड़ी से गाड़ी टच हुआ था सर। इस वजह से मैं सोचा उनको कंपलसरी हॉस्पिटल भिजाना, कैसे भी करना है, ड्यूटी मेरा फर्ज है। चलिए हमारा ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का मेन इंटेंशन भी वही है सर, हर एक पब्लिक सेफ साइड में घर को जाना है बोल के, वही थर्ड में हम लोग वो एम्बुलेंस को लेके भागा सर। मैं तो ये आपको पता चला कि एम्बुलेंस में कौन था, कोई पेशेंट क्या कहाँ जा रहे थे, वो रास्ता क्या था वो बताइए सर। आई डोंट नो सर, कहाँ जा रहे कैसे नहीं मालूम, जस्ट एम्बुलेंस सर। हमारे इंस्ट्रक्शन फर्स्ट से भी हमारे सुपीरियर ऑफिसर एक ही बोले सर कि वीआईपी से इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं बोलते एम्बुलेंस सर, उसमें कौन सा आदमी कौन से कैसे रहते नहीं मालूम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर देना अपन बोलते, वही इंटेंशन है सर, एम्बुलेंस को क्लियर करना, उसमें कौन है क्या है तो आई डोंट नो सर। हैप्पी हो सर, लास्ट में उसको पूछा भाई ओके ओके बोलता ड्राइवर, ओके सर थैंक यू सर बोल के बोले। वहाँ पर जो पब्लिक है ना उन्होंने भी अप्रिशिएट करे सर, वेरी गुड जॉब सर बोल के। जब ये सांस हो रहा था सर, हैप्पीनेस से घर को आया, किससे भी शेयर नहीं करे सर, विद माई फैमिली ओनली। अच्छा, मेरा वाइफ, मेरा मदर एंड डॉटर। तो इसके पहले ये सबसे आपके कैरियर में क्या ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट इवेंट था, या फिर इसके पहले भी आपने ऐसे कुछ काम किया है? ऐसा कुछ काम बहुत किया है सर, मगर ये इवेंट बहुत मेमोरेबल है सर। हमारा सुपीरियर ऑफिसर और उन लोगों जो बता रहे केटीआर सर और हरीश राव सर, इससे ज्यादा क्या हो सकता सर। एक छोटा कांस्टेबल हूँ सर मैं, जिंदगी भर रिमेम्बर रहेंगे सर मेरा। आपने एक बात नोट की, आज का समय ऐसा है कि बड़े से बड़े सफल लोग,
जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं, सब तनाव में दिखाई देते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन इस कांस्टेबल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आपको देखने को मिला होगा। इस कांस्टेबल के चेहरे पर एक अजीब सा एक संतुष्टि का भाव आपको देखने को मिलेगा, जो अब कहीं देखने को नहीं मिलता। ये मुस्कुरा रहा है, ये संतुष्ट है, इसके चेहरे पर सुकून है, और सबसे बड़ी बात, ये कांस्टेबल खुश है। ये बात आज इस कांस्टेबल से पूरे देश को सीखनी चाहिए कि अगर आप अपना कर्तव्य खुश होकर निभाते हैं और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सोचते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके चेहरे पर भी ऐसा ही तेज आएगा, आपके चेहरे पर भी ऐसा ही सुकून और ऐसी ही खुशी आपको देखने को मिलेगी। और आप तो जानते हैं कि आजकल का जो मीडिया है, वो पुलिस में भी अगर किसी से बात करता है तो पुलिस कमिश्नर से नीचे किसी से बात नहीं करते। आज का मीडिया सिर्फ बड़े नेताओं के पीछे भागता है, आज का मीडिया सिर्फ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पीछे भागता है, या फिर खिलाड़ियों के पीछे, क्रिकेटर्स के पीछे भागता है, न्यूज़ मेकर्स के पीछे भागता है। ये आदमी खुद कह रहा है, मैं तो एक छोटा सा कांस्टेबल हूं। ये न्यूज़ मेकर नहीं बन सकता। ये मीडिया ने जो एक लाइन खींची है, उस लाइन के हिसाब से, उस बेंचमार्क के हिसाब से ये न्यूज़ मेकर बन ही नहीं सकता। लेकिन आज हमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की है, और हम चाहते हैं कि आप सब इस कांस्टेबल को, इसके जज्बे को आपको सलाम करना चाहिए। और देश भर में अगर सारे पुलिस वाले, देश भर में सारे कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, अगर ऐसे हो जाएंगे तो आप सोचिए ये देश रहने लायक हो जाएगा। जब आप सड़क पर किसी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते तो उसका नतीजा क्या होता है, इसे आपको एक आंकड़े के जरिए समझना चाहिए। वर्ष 2016 में देश भर में 1,46,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे, और इनमें से 30% लोगों की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि इन्हें अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस कहीं ना कहीं जाकर ट्रैफिक में फंस गई थी और ये समय पर अस्पताल पहुंच नहीं पाए। इसी तरह भारत में हार्ट अटैक के 50% मामलों में मरीज सिर्फ इसलिए देर से अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि या तो उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाती है। यानी लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने का अपना कर्तव्य कभी नहीं निभाते, और हर घंटे एक ना एक व्यक्ति की सिर्फ इसी वजह से रास्ते में ही मौत हो जाती है। कर्तव्य का बोध अनुशासन से आता है। भारत में भले ही इस अनुशासन की बहुत कमी हो, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं है, लोग अनुशासित हैं। आज आपको एक ऐसे देश का उदाहरण हम देना चाहते हैं जिस देश के साथ आजकल हमारी दुश्मनी चल रही है। उस देश का नाम है चीन। लेकिन अगर भारत चीन जैसे देश को हराना चाहता है तो जो सबसे पहली चीज हमें चीन से सीखनी होगी वो है अनुशासन। चाहे वो अनुशासन चीन कैसे भी लाया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन में आज अनुशासन है। यह तस्वीर वर्ष 2018 की है, जब चीन के जिनहुआ शहर की एक सुरंग में गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। शाम का समय था और इस वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा था। तभी सुरंग से गुजर रहे लोगों को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। उस एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो सुनाई दिया, और लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरंग के दोनों किनारों पर लगाना शुरू कर दिया ताकि इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता मिल सके। उसके बाद क्या हुआ, अब आप खुद देख लीजिए। हम ये तो नहीं कहते कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अनुशासनहीन है और वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देगा, लेकिन आज भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भारत में ऐसी तस्वीरों की कल्पना करना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। कहते हैं जो व्यक्ति कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है वो बलवान होकर भी निर्बल रह जाता है, धनवान होकर भी निर्धन रह जाता है, और ज्ञानी होकर भी अज्ञानी ही कहलाता है। हमारे देश में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही अनुशासन तोड़ते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सब पढ़े लिखे लोग। हैदराबाद के ट्रैफिक कांस्टेबल को अपना कर्तव्य याद रहा, लेकिन अब हम आपको उन लोगों की कहानी दिखाने वाले हैं जो अपने कर्तव्य बोध को कूड़ा समझकर अपने मन से भी फेंक देते हैं और उसे डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। अब जो कहानी आपको सुना रहा हूं, ये कर्नाटक के मशहूर पर्यटन स्थल कुर्ग से आई है। कुर्ग के लोग पिछले कुछ समय से अपने शहर को साफ रखने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा
हमारे देश में जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जैसे बड़े बड़े हिल स्टेशंस, वहां पर जो लोग आते हैं घूमने के लिए, वो वहां अक्सर गंदगी फैलाकर जाते हैं। वो आते तो घूमने फिरने के लिए हैं, वेकेशन के लिए हैं, लेकिन उस शहर को गंदा करके वापस चले जाते हैं और उस शहर के लोग अक्सर बड़े परेशान रहते हैं टूरिस्ट से। लेकिन 30 अक्टूबर को कुर्ग की एक सड़क से गुजरते हुए कुछ लोगों ने देखा कि सड़क पर पिज्जा के कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। यह देखकर वहां के स्थानीय लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोग कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे और उसे उसका कर्तव्य याद दिलाना चाहते थे। किस्मत से पिज्जा के इस खाली डिब्बे में एक बिल पड़ा हुआ था। इस बिल पर पिज्जा खरीदने वाले व्यक्ति का नाम और फोन नंबर लिखा था। इसके बाद लोगों ने इस फोन नंबर पर कॉल किया और कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति से यह प्रार्थना की कि वो वापस आकर अपने इस कूड़े को उठाकर ले जाए, इसे क्लियर करे। लेकिन कूड़ा फैलाने वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वो अब बहुत दूर निकल चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकते। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने भी चिराग नाम के इस व्यक्ति को फोन किया, लेकिन वो कूड़ा क्लियर करने के लिए वापस नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इस कूड़े का वीडियो बनाकर कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर के साथ इसे वायरल कर दिया गया सोशल मीडिया पर। इसके बाद चिराग नाम के इस व्यक्ति को देश भर से फोन आने लगे, कॉल आने लगे और लोग इस व्यक्ति को इसका कर्तव्य याद दिलाने लगे। हालांकि तब तक कूड़ा फैलाने वाला यह व्यक्ति कुर्ग से 80 किलोमीटर आगे निकल चुका था। लेकिन सोशल मीडिया और देश के लोगों का दबाव इतना था कि इस दबाव में इसे 80 किलोमीटर दूर से वापस आना पड़ा और फिर इसने जो कूड़ा फैलाया था उस कूड़े को इसने खुद उठाया। साफ सुथरा जो जगह पे वो पिज्जा बॉक्स मुझे देखने मिला, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख भी महसूस हुआ मुझे। मैंने उसको फोन करके मैंने कहा, यू हैव बॉट द पिज्जा रिसेंटली एट 12:36 PM फ्रॉम मडकेरी and you disposed the waste of this thing. Why did you do this? You please come and collect it back. इस बीच में मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक खुद की वीडियो बनाकर, वो गार्बेज की वीडियो बनाकर मैंने पूरा जो सिटीजन्स है, कोडगु की जो सिटीजन्स है, उनसे मैंने निवेदन किया कि सब लोगों ने इसको कॉल करके प्लीज रिक्वेस्ट हिम टू कम बैक एंड कलेक्ट द गार्बेज। एंड दिस क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन, really it created a revolution, because this is the first time, because we want our village, our district, our nation to be very clean. तो आप सोचिए, हमारे देश में सारे लोग, सारे कर्मचारी अगर उस कांस्टेबल जैसे हो जाएं और हमारे देश के सारे नागरिक इन जैसे हो जाएं जिनकी बात अभी हमने आपको सुनाई, तो देश कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। उन स्मार्टफोन्स में इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया भी है और कैमरा भी लगा हुआ है। तस्वीर भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया सिर्फ आलोचनाएं करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया का अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसा इस कहानी में हुआ। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन का, अपने स्मार्टफोन का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका शहर साफ रह सके, आपका देश साफ रह सके, आपका समाज साफ रह सके। सिर्फ आपकी मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा क्या है? आप उस सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? किसी की बदनामी करना चाहते हैं उस सोशल मीडिया के जरिए, किसी की ट्रोलिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी की जान बचाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। चिराग 3 लोगों के साथ कुर्ग घूमने के लिए आया था। उसने और उसके दोस्तों ने कुर्ग की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया, समय बिताया, लेकिन यहां से वापस जाते समय उन्होंने इस शहर को गंदा कर दिया। लेकिन कुर्ग के लोगों ने कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सत्याग्रह किया और गलती करने वाले को उसका कर्तव्य याद दिलाया। वर्ष 1934 में महात्मा गांधी पहली बार इसी जगह यानी कुर्ग गए थे और तब उन्होंने यहां लोगों के बीच एक सभा में कुर्ग की खूबसूरती की तारीफ की थी। हमारे देश में जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है वो भी साफ सफाई को लेकर गांधी जी के विचारों से प्रेरित है और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर कुर्ग के लोग अपने शहर को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में शामिल करा चुके हैं। लेकिन बाहर से आए एक व्यक्ति ने इनकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की जो इन्हें मंजूर नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जब यही लोग किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो इनकी वहां के साफ सफाई के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं होती। ये सारी हिम्मत अपने देश में ही होती है। लेकिन अपने देश को कूड़ादान बनाने से ये लोग पीछे नहीं हटते।
कूड़े को लेकर भारत में लोगों की एक सोच ये है कि इसे हटाने की जिम्मेदारी तो किसी और की है और इसे लेकर हमें अपना कोई कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ कूड़ा फैलाएंगे, इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसी और की होगी। भारत के शहरी मामलों के मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर दिन लोग 13 करोड़ किलोग्राम कूड़ा पैदा करते हैं। 13 करोड़ किलोग्राम। भारत में कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस कूड़े के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती और लोग जहां तहां कूड़ा फेंकने लगते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए थाईलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क ने कूड़ा फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एक जबरदस्त मुहिम शुरू की है। इस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां कूड़ा फैला देते हैं। लेकिन अब यह नेशनल पार्क कूड़ा फैलाने वालों को उनके द्वारा फैलाया गया कूड़ा कुरियर के जरिए वापस उनके घर ही भेज रहा है। यानी अगर आपने यहां कूड़ा फैला दिया तो यह कूड़ा कुरियर के जरिए वापस आपके घर भेज दिया जाएगा। इस कुरियर के साथ एक नोट भी चिपकाया जाता है जिस पर लिखा होता है, आप अपना कुछ सामान भूल गए थे। ब्रिटेन में कूड़ा फैलाने पर 96,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हांगकांग में कूड़ा फैलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगता है। सिंगापुर में ऐसा करने पर 16,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। और भारत में भी कूड़ा फैलाने वालों से 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। लेकिन लोग साफ सफाई के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ साथ जुर्माने के डर को भी कूड़ेदान में डाल देते हैं और सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। यह हाल तब है जब स्वच्छता नाम के मोबाइल फोन ऐप पर भारत सरकार को हर महीने कूड़े और गंदगी से संबंधित 2 लाख शिकायतें मिलती हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो फिर कूड़ा कौन फैला रहा है? जाहिर है ज्यादातर लोग शिकायत दूसरों द्वारा फैलाए गए कूड़े की करते हैं और जो कूड़ा वो खुद फैलाते हैं वो उसके बारे में कभी सोचते नहीं, उसे फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति कूड़ा फैला रहा है तो आप इसकी शिकायत अपने स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका से जरूर कर सकते हैं और नगर निगम के अधिकारी कूड़ा फैलाने वाले पर हाथ के हाथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं। आपको एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शिकायत करना शुरू कीजिए और ऐसे लोगों को पकड़वाइए जो आपके शहर को, आपके मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। कूड़े की बात तो हमने आपसे कर ली। अब प्रदूषण के खिलाफ उस कर्तव्य की आपको याद दिलाते हैं जिसे देश और देश का सिस्टम पूरी तरह से भुला चुका है। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आपको याद भी नहीं होगा। और इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रदूषण के स्तर में 30 से 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2 साल पूरे होने वाले हैं और हम इस लक्ष्य के कहीं आसपास भी पहुंच नहीं पाए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण ने इस मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 48 घंटों से इन शहरों में हवा का हाल इतना बुरा है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में धूप तक नहीं निकल रही और अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों में नहीं रहते तो आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे जैसे लोग जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, आज मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आज जहां मैं खड़ा हूं सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी तो हम स्टूडियो में हैं, एयर कंडीशनिंग है यहां, इसलिए सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे सांस लेने में परेशानी होगी और ऐसा लगता है जैसे आप महीनों से बीमार पड़े हैं अगर ऐसी हवा में जब आप सांस लेते हैं। तो इसलिए शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में नहीं रहते। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ वर्षों तक ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी यहां से रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं तो चाहे आप घर के बाहर हों या घर के अंदर, लोग दम घुटने, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत लगातार कर रहे हैं। ये बीमारियां प्रदूषण की ही देन है। हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की आज 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का इस समय कितना बुरा हाल है। इनमें से एक तस्वीर तब की है जब भारत में लॉकडाउन था और पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया था और दूसरी तस्वीर आज की है जब पूरा आसमान प्रदूषण की ग्रे कलर की चादर से ढक चुका है। देखिए, दोनों तस्वीरें हैं, इसी साल की तस्वीर हैं। एक है मार्च
2020 की तस्वीर जब हमारे देश में लॉकडाउन था, और एक है आज की तस्वीर। अब तस्वीर देखिए एक और, यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जो आज सुबह दिखाई ही नहीं दे रहा था। सोचिए, राष्ट्रपति भवन आज गायब हो गया। यह सुबह 8 बजे के हालात हैं और दूसरी तरफ लॉकडाउन के वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये जो तस्वीर है ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के इलाके की तस्वीर है। ये वो जगहें हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, देश के प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, रक्षा मंत्री यहां बैठते हैं, वित्त मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स इसी जगह पर बैठते हैं। और फिर भी उस जगह का आज ये हाल है। दूसरी तस्वीर देखिए, वो इंडिया गेट की है। दिल्ली में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है इंडिया गेट। यहां आपको सुबह शाम सेल्फी लेते हुए सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आज आप इंडिया गेट जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सेल्फी में आप भी ना दिखाई दें और इंडिया गेट तो दिखेगा ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान यही इंडिया गेट कितना शानदार नजर आता था, यह भी आप इस तस्वीर में देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान अब आप देखिए पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें। लॉकडाउन के वक्त दिल्ली के इस सबसे प्रदूषित इलाके का हाल काफी बेहतर हो गया था। हालांकि बहुत अच्छा तो तब भी नहीं था, लेकिन बेहतर था। लेकिन आज का हाल क्या है, यह भी अब आपके सामने है। तो सबसे खराब हाल पूरे देश में इस समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का है। दिल्ली में आज प्रदूषण का औसत स्तर 508 रहा, जबकि आईआईटी दिल्ली पर यह 596 था। यानी दिल्ली के एक इलाके में 596 तक पहुंच गया। सबसे खराब हालात नोएडा के हैं, जहां इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। यह हमारा जो ब्रॉडकास्ट स्टूडियो है यह दिल्ली के पास नोएडा में है। नोएडा से ही इस समय मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं और जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, अपने दफ्तर से, जी न्यूज के स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, यकीन मानिए बाहर निकलने के कुछ सेकंड के बाद खांसी शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। नोएडा का इतना बुरा हाल है इस समय। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का जो था वो 649 था। सर्दियों में प्रदूषण के ऐसे जहरीले हालात का सामना हमें पिछले कई वर्षों से लगातार करना पड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 50 तक ही सेहतमंद माना जाता है। यानी ये 50 या 50 से नीचे रहना चाहिए। 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है। इस हवा में सांस लेना मौत को निमंत्रण देने जैसा है और हम इस हवा में दिन रात सांस ले रहे हैं और फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे कि यह मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है इस प्रदूषण की वजह से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ऐप के मुताबिक एक ऐप उन्होंने बनाया है जिस ऐप का नाम है सफर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। यह इस सीजन में सबसे ज्यादा नंबर है और दिल्ली की प्रदूषित हवा में इस पराली का योगदान आज 42% आंका गया है। इस प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। हर साल सर्दियां आते ही उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान पराली जलाते हैं। इस पराली से निकला धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की सांसों को छीनने लगता है और आज आपको इस समस्या के साथ इसका समाधान भी हम बताएंगे। ये क्या समस्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि हर साल पराली की समस्या की शुरुआत कैसे होती है। सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में फसल के अवशेष यानी पराली और खरपतवार को हटाने का काम शुरू हो जाता है। किसानों को धान के बाद 15 से 20 दिनों में गेहूं की फसल लगानी होती है और इसके लिए खेतों से पराली को जल्द से जल्द हटाना होता है। पराली में आग लगाने की वजह से खेत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें आग लगा दी जाए। आग लगेगी, खेत साफ हो जाएगा। लेकिन ये जलते हुए खेत और उनसे निकलने वाला धुआं हवा में जहर फैलाने का काम करता है। किसानों के लिए पराली को हटाने के दूसरे तरीके अपनाना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें मजदूरों की मदद ली जाए तो गरीब किसानों के लिए खेती का खर्चा बढ़ जाता है, पैसा लगता है उसमें। नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेतों में पराली को नष्ट करना आसान है, लेकिन ऐसा करने वाली मशीनें बहुत महंगी हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि हर वर्ष पराली जलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकारें पहले से इसकी तैयारी नहीं करती। इसे रोकने के लिए किसानों को समय रहते सब्सिडी और मशीनें नहीं दी जाती। आज हमने
इस पराली की समस्या को एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, और हमने खुद उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां पर पराली जलाई जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आसमान से ली गई हैं। देखिए, ये ऊपर से ली गई, ये एरियल शॉट्स हैं। और न्यूज चैनल्स पर आपको इस तरह के शूट्स देखने को भारत में तो नहीं मिलते होंगे, विदेशों में जरूर कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। और ये ड्रोन के जरिए हमने यहां पर शूट किया है ताकि आपको अच्छी और साफ तस्वीरें दिखाई दे सके और आपको समझ में आए ठीक से कि खेतों में पराली कैसे जलाई जाती है। इसलिए ये एक नए किस्म की रिपोर्टिंग है, नए किस्म की ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो आज आप देख रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में अब मीडिया ने गांव में जाना बंद कर दिया है, खेत खलिहानों में जाना बंद कर दिया है। मीडिया सिर्फ शहरों तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन यह परंपरा भी हम तोड़ रहे हैं। वर्ष 2020 में सिर्फ पंजाब में ही 66 लाख एकड़ में धान की फसल उगाई गई है। यह इलाका दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। पंजाब को देश का अन्नदाता कहा जाता है। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वहां के खेतों से आपका पेट भरने वाले अन्न के साथ साथ आपके फेफड़ों को सजा देने वाला धुआं भी आ रहा है। यानी भोजन भी आपको यहीं से मिलता है और आपको मौत के करीब ले जाने वाला धुआं उसके साथ मुफ्त मिलता है। इस समय जी न्यूज की टीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में है जहां पर पराली जलाई जाती है। अक्सर पराली जलाने की समस्या का जिम्मेदार किसानों को माना जाता है। हालांकि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम पंजाब के ऐसे किसानों से भी आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने पराली को ना जलाने की प्रथा शुरू कर दी है, और यह प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब आप ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट देखिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है। आज पूरे उत्तर भारत की सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं। नवंबर में प्रदूषण के स्तर ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण इतना जानलेवा क्यों हो गया है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढने आप जाएंगे तो पहला जवाब जो आपको सुनाई देगा वो है पराली। अब तक उत्तर भारत के इस प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 40% हो चुकी है। पराली जलाने का आरोप जाता है आसपास के राज्यों के किसानों पर। इसलिए आज जी न्यूज ने समस्या की जड़ में जाने का प्रयास किया है और इसके लिए हमारी टीम पहुंची उन धुआं उगलते खेतों में जहां से यह जहरीला धुआं तैरता हुआ आपकी और हमारी सांसों में पसर जाता है। किस किसान ने रोटी का बीज बोया, किस खेत जमीन से आई रोटी, वो रोटी का मोल क्या जाने जिसे मिलती है पकी पकाई रोटी। जी हां, हम पंजाब में हैं और पंजाब में उस अन्नदाता की धरती पर हैं जो कि पूरी दुनिया और देश का पेट भरता है, लेकिन आज खुद ही कटघरे में खड़ा है। पराली से होने वाले प्रदूषण की सबसे बड़ी तोहमत पंजाब के किसानों पर लगती है, लेकिन पंजाब के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करते हैं, क्योंकि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जो मशीनें और सुविधाएं देने का वायदा किया था वो आज तक इन्हें नसीब नहीं हो पाया है। पंजाब के मानसा के उल्लक गांव के किसानों की बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी और हमारी सांसों पर दमघोंटू सियासत कैसे हावी हो गई है। हमारा कोई मन नहीं है कि हम अपनी फसलों को इस तरह जलाएं, पर आज हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जब सरकारों की ऐसी नीतियां आ रही हैं, ऐसे कानून आ रहे हैं कि सरकार किसानों के राहत खाने के कोई कोशिश नहीं कर रही, सगों दी किसानों के उपर जिहड़े हैगे ने अपने कानून थोपने की जिहड़ी बातें कर रही है। किसानों को जिहड़े संद या मशीनें जो चाहिए इस पराली को निपटाने के लिए वो हमें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही।
इन खेतों में उगने वाला अन्न भले ही अन्नदाताओं के बच्चों के पेट में सबसे पहले जाए या ना जाए, लेकिन इनके बच्चे ही सबसे पहले इस जहरीले धुएं का शिकार होते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਦੇ नहीं, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ बन गई। पंजाब में इस साल 66 लाख एकड़ इलाके में धान उगाया गया है। ये दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। ये धान अन्न के रूप में देश भर के करोड़ों लोगों के पेट में जाएगा, लेकिन आपकी थाली में पहुंचने से पहले पराली की आग के रूप में उठा धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के एक कदम और करीब ले जाएगा। पंजाब में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाए जाने के 5 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए 8000 नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए गए। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ये सारी तैयारियां इस जलती हुई पराली की तरह धुआं हो चुकी हैं। पूरा पंजाब आज गैस चैम्बर में तब्दील है। पंजाब ही नहीं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या आसपास के राज्य, हर जगह गैस चैम्बर बन चुके हैं। पराली का धुआं हर जगह है और सरकारों को कहना है कि इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि किसान पराली को ना जलाएं और धुआं ना फैलाएं। जे सरकार हमारे को मशीनरी दे, मुझे कोई अच्छी मशीनरी दे, बड़ा ट्रैक्टर दे, तो हम ऐसे पराली को आग नहीं लगाएंगे। पंजाब में 1980 के दशक में मशीनों से खेती करने की शुरुआत हुई थी। जब धान जैसे फसल की खेती मशीनों की मदद से की जाती है तो इन्हें काटने पर जो पराली बच जाती है वो आकार में 1 से 2 फीट तक लंबी होती है। लेकिन जब हाथ से फसल काटी जाती है तो उसमें बची पराली का आकार 6 इंच से भी छोटा होता है। दूसरी समस्या यह है कि जो पराली बचती है उसे प्राकृतिक रूप से डिस्पोज होने में लंबा समय लगता है और तब तक दूसरी फसल बोए जाने का समय आ जाता है। इसलिए किसान इसे जलाकर जल्दी से अपने खेतों को दूसरी फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो विकल्प और मशीनें सरकार ने देने का वायदा किया है, उनका खर्च कर्ज के तले दबे किसानों को भारी पड़ता है। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੁਕਰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ भी वो सानू दे नहीं सकती। वो तो मही ओदे कोल तो बहुत बजट है। इन किसानों की बातों में दम है, क्योंकि खुद अधिकारी मानते हैं कि पराली को जलाने से रोकने के लिए जो मशीनें किसानों को दी जानी थी, उनके लिए किसानों से अर्जियां देरी से मांगी गई है। खेतीबाड़ी विभाग लगातार गांव पिंडा च कैंप लगा के किसानों को जागृत कर रहा है। इस तो इलावा गुरुद्वारा मंदिर राही अनाउंसमेंट करवा के पराली के अग लगाने के नुकसानों बारे किसानों को जागृत किया जा रहा है। एक समय में पंजाब धान की खेती के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन अब पंजाब में बड़े पैमाने पर धान उगाया जाता है। किसानों का कहना है कि अगर वो पराली न जलाएं तो मिट्टी में मिलने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े दूसरी फसल के लिए जमीन को खराब कर देते हैं। मानसा के बाद जब हमने भटिंडा के किसानों से बात की तो उन्होंने भी हमें ऐसी ही परेशानियां गिनाई। हमने सारी उम्र हमारे बुजुर्गों ने वो फिजिकली भी फिट नहीं रहे, इतना काम किया, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर के बारे में कभी नहीं सोचा। सो हम इसलिए आग लगाते हैं क्योंकि हमारे जहाँ हमको अपनी फसल का मूल्य भी नहीं मिल रहा, तो इसका तो क्या मिले। ये पराली जला देते हैं, जैसी जला के इसमें फिर मशीन चलती है जो हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है इसलिए हम इसको जलाते हैं। इसीलिए बाकी एक बात और बताते हैं जी, जब पराली नीचे दबा देंगे जो इससे गैस निकलती है वो गैस ऐसी है, वो ऊपरले जो कणक बोएंगे हम वो होती नहीं। कांग्रेस सरकार आई, मनप्रीत सिंह बादल ने अपने नाल ही महिमा सरजा पिंड है उत्ते 21 किले जमीन लै के इन्होंने पंचायती जमीन है 21 किले जमीन किसानों से लेके उधर 4 द्वारी करके चारे पासे उधर विच दफ्तर बनाए, सब कुछ किया इन्होंने। उसमें मशीनें भी आई, पिछले साल भी आई, उदू पिछले साल भी आई, फिर भी बाहर दियां मशीनां थे पराली इकट्ठी की। इसने अपने यारा दोस्तां छोटे गरीब किसान की किसी की नहीं इकट्ठी करी, जो बड़े किसान से जो उनको पैसे देते थे उनकी इकट्ठी करके उसे पराली ले आए। पराली जलाने से स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है और ये नुकसान 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है।
सरकार को भी ये पता है कि पराली के जलाने से न सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, बल्कि जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है। पराली एक परेशानी है, तो इस परेशानी का हल भी है, और हमें यह हल पंजाब में ही मिला। जब हम मोंगा जिले के रणसिंह कला गांव पहुंचे, तो यहां हमारी मुलाकात गांव के सरपंच और किसान प्रीत इंदर पाल सिंह से हुई। पंजाब के मोगा जिले का गांव रणसिंह कला अपने आप में एक ऐसी मिसाल खड़ी करता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि किसी भी राज्य और किसी भी शहर, किसी गांव को संवारने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। प्रीत इंदर पाल सिंह जब कुछ वर्ष पहले कनाडा गए, तो वहां के विकसित गांवों को देखकर उनके मन में अपने गांव को भी विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का ख्याल आया, और फिर यह ख्याल गांव की शक्ल और सूरत को बदलने की जिद में बदल गया। हमने 2019 में अपनी ग्राम सभा बुलाई। हमने अपनी ग्राम सभा में एक ऐसा आइडिया लेके आए कि जब हमने कहा कि अपने गांव के जो किसान हैं, हम उन किसानों को संद देंगे 5 लाख रुपए की, जो मशीनरी लेके आए थे, जो पराली को जमीन में नष्ट कर देती है, ला देती है, और जो कनक की गेहूं की बिजाई कर देती है, और हमने गांव के किसानों को फ्री दी है, और जिसके बदौलत हम हमारा गांव जो पिछले साल पूरे पंजाब में फर्स्ट आया था, जिसके 1 एकड़ को भी हमारे गांव के किसान ने पराली नहीं जलाई, उसको आग नहीं लगाई। रणसिंह कला गांव की कहानी में समस्या का हल छिपा है, और ये संदेश भी कि सरकारों और किसानों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर पराली ऐसे ही जलती रही तो देश में अन्न तो उगता रहेगा, लेकिन उस अन्न को खाने वाले इस जहरीले धुएं से बीमार और बहुत बीमार हो चुके होंगे। पंजाब से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो आज हमने ये एक नई कोशिश की है और आपको पराली और प्रदूषण की समस्या के बारे में बताया है, लेकिन हमने इसके समाधान पर भी विस्तार से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हमारे देश में लोग समस्या तो बड़ी आसानी से बता देते हैं, लेकिन समाधान पर किसी का जोर नहीं होता। लेकिन हम इस प्रथा को भी बदलने वाले हैं, और जल्द ही हम आपको पराली की समस्या का समाधान क्या है, इस पर भी एक बहुत ही स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन यहां पर हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको अमेरिका लेकर चलेंगे, जहां वोटों की गिनती अब भी जारी है, और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जो मुकाबला चल रहा है वो कांटे का है। हालांकि अब धीरे धीरे बाइडेन आगे निकलते जा रहे हैं। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर बड़ी खबर कभी भी आ सकती है, और ब्रेक के बाद हम आपको इसी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था,
लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी आपने नोट किया होगा, अमेरिका के नेता अक्सर अपना भाषण गॉड ब्लेस अमेरिका यानी भगवान अमेरिका का भला करे ये कहकर समाप्त करते हैं। अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आए नहीं हैं और जिस तरह की राजनीति वहां हो रही है उससे यही लगता है कि अब तो भगवान ही अमेरिका का भला कर सकता है। अब तक के नतीजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन उनसे आगे चल रहे हैं। ये आपके लिए नोट करने की बात है। हालांकि इसके बावजूद इन दोनों नेताओं को अपनी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। अमेरिका में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस राजनीति को देखकर ऐसा लगता है मानो अब भगवान भी चाहें तो वो शायद अमेरिका का भला ना कर पाए। सबसे पहले आपको आज का अपडेट बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत लिए हैं, यानी जो राज्यों में बाइडेन को जीत हासिल हुई है, उन राज्यों में उन राज्यों के नतीजों को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती देंगे, लीगली उन नतीजों को चैलेंज करेंगे। ऐसा वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी उनका ट्वीट है जो उन्होंने अब से कुछ मिनट पहले किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाइडेन ने जिन राज्यों में जीत हासिल की है उन राज्यों के नतीजों को वो लीगली चैलेंज करेंगे। और उन्होंने वोटर फ्रॉड और स्टेट इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगाया है। यानी वो कह रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई है और वोटिंग में भी धांधली हुई है और फिर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास काफी सबूत हैं और वो बहुत जल्द मीडिया में उन सबूतों को पेश करेंगे। इसलिए लोगों को कहा है कि जस्ट चेक आउट द मीडिया। फिर ये दावा कर रहे हैं वी विल विन और फिर कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। यानी ये जो मामला है अभी काफी लंबा चलेगा। इस समय तक डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। अभी 60 इलेक्टोरल वोट्स का नतीजा आना बाकी है, लेकिन बहुमत के लिए अब बाइडेन को सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स की और जरूरत है। यानी बाइडेन बहुत करीब पहुंच गए हैं, उन्हें सिर्फ 6 और इलेक्टोरल वोट्स मिल गए तो वो 270 का आंकड़ा छू लेंगे और 270 का ही आंकड़ा चाहिए जीत हासिल करने के लिए। जबकि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें सिर्फ 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं अभी, जो बाइडेन के मुकाबले इस समय काफी कम है।
अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए दोनों उम्मीदवारों को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है, वही जीतेगा। अभी अमेरिका के 5 राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है और ये राज्य हैं नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का। इनमें 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में जीत का अंतर 1% से भी कम है, यानी ये राज्य किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए ट्रंप को इन सभी राज्यों के इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होंगे, यानी अगर ट्रंप को जीतना है तो अब उन्हें ये सारे राज्य जीतने पड़ेंगे एक साथ, तब जाकर वो राष्ट्रपति बन पाएंगे दोबारा। जबकि जो बाइडेन के लिए लक्ष्य काफी आसान है, अगर इनमें से एक राज्य भी वो जीत गए तो ये रेस यहीं खत्म हो जाएगी और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। जो बाइडेन अमेरिका के नेवादा राज्य में आगे चल रहे हैं और वहां पर 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर बाइडेन सिर्फ इस राज्य के इलेक्टोरल वोट्स भी जीत गए तो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की कुर्सी उनकी हो जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और बाइडेन दोनों को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। दोनों यही कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। हालांकि ऐसी बात करते समय बाइडेन ने ट्रंप के मुकाबले लोकतंत्र का सम्मान किया और हर एक वोट गिनने का समर्थन किया। आज हम लगातार कर्तव्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका के कुछ नेताओं ने अपने कर्तव्यों को भुला दिया है। We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it, to support our incredible movement. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. नतीजे आने से पहले ही अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इनमें से कई जगहों पर लोग सीधे सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और कुछ जगहों पर हर एक पोस्टल बैलेट को गिनने की मांग हो रही है। इसे भी आप ट्रंप का विरोध मान सकते हैं क्योंकि ट्रंप इसके खिलाफ है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में चुनाव के नतीजे अभी फंस गए हैं और इस दौरान वहां से कुछ ऐतिहासिक आंकड़े भी हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। ये आंकड़ों पर आप नजर डालिए। इस चुनाव में जो बाइडेन को 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं और ये आज तक के इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे ज्यादा वोट हैं। जो बाइडेन ने नया इतिहास रच दिया है। 12 साल पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा को 6.9 करोड़ वोट मिले थे और अब बाइडेन ने उनसे भी ज्यादा वोट लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरी बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 6 करोड़ 86 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं और उन्हें भी पिछले चुनावों के मुकाबले 40 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। यानी ट्रंप को पिछले बार जितने वोट मिले थे इस बार उससे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी पीछे हैं। हालांकि बाइडेन के मुकाबले ट्रंप को लगभग 30 लाख वोट कम मिले हैं। अमेरिका में वोटों की गिनती हो रही है, इसलिए आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। अगली बड़ी बात है कि अमेरिका में करीब 67% वोटर्स ने वोट डाले हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। 67% वोटर्स ने वोट दिया हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। यह पिछले 120 वर्षों में वोटिंग का सबसे अधिक प्रतिशत है। यानी लोगों ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर इस बार वोट डाला है। और यह आपको ध्यान में रखना होगा कि कोविड के समय में कोरोना वायरस अमेरिका में फैला हुआ है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने बाहर निकलकर वोट दिया या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट डाला, लेकिन वोट डाला है। अमेरिका में अब तक इस चुनाव से संबंधित लगभग 400 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ये अब तक के सबसे ज्यादा लीगल मामले हैं। यानी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है ये अदालतों में लड़ा जा रहा है। अगर जो बाइडेन जीत गए तो उनकी पत्नी जिल बाइडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी बन जाएंगी। जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे तब उनकी पत्नी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी
और उन्होंने 13 वर्ष तक एक पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाया है। और अगर वो फर्स्ट लेडी बनती हैं तो शायद ऐसा पहली बार होगा जब फर्स्ट लेडी कहीं ना कहीं काम कर रही हैं और फर्स्ट लेडी किसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। ये चुनाव चाहे बाइडेन जीते या ट्रंप, दोनों ही सूरतों में अमेरिका को सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति मिलेगा। ट्रंप की उम्र इस समय 74 वर्ष है और जो बाइडेन की उम्र इस समय 77 वर्ष है। यानी जीते कोई भी जो राष्ट्रपति होगा वो प्रौढ़ ही होगा, काफी उम्र का होगा। इससे पहले रोनाल्ड रेगन 77 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे महंगे चुनाव हैं, जिन पर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। 1 लाख करोड़ रुपया। यह अमेरिका के इतिहास का पहला ऐसा चुनाव है जो किसी महामारी के दौरान हो रहा है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तब अमेरिका में मध्यावधि के चुनाव हुए थे, और लेकिन तब वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हो गया था। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दुनिया को दी थी, जिसे पूरा विश्व आज भी याद करता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है। हालांकि आज अमेरिका में ऐसी हालत है कि जनता नहीं, वहां के जज ये तय करेंगे कि इस चुनाव में कौन जीतेगा। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 3 राज्यों में चुनावी नतीजों के खिलाफ अदालत में जा चुके हैं, मुकदमा दायर कर चुके हैं। ट्रंप और बाइडेन के वकीलों की टीम बिल्कुल तैयार है, यानी आप समझ लीजिए वोटर से ज्यादा वकील तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 9 जज हैं और अब ये जज ही मिलकर वहां के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का फैसला हो सकता है करें। हालांकि इन 9 जजों में ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं। ये तब है अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का फैसला वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। इससे पहले वर्ष 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के बीच लगभग 1 महीने तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही सुनवाइयां चली थीं। तब अदालत ने जॉर्ज बुश को विजयी घोषित किया था और वो अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बने तब थे जब सुप्रीम कोर्ट में जीत कर आए। वर्ष 1876 में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजों का फैसला करने के लिए वहां की संसद ने वर्ष 1877 में 5 जजों का एक आयोग बनाया था और उस समय चुनाव के नतीजे आने में लगभग 2 महीने की देरी भी हुई थी। ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर आज फ्लोरिडा से आई है। वो फ्लोरिडा को जीत चुके हैं और पिछले 100 वर्षों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के जिस उम्मीदवार को भी फ्लोरिडा में जीत मिली है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। माना जाता है कि फ्लोरिडा के वोटर अमेरिका का राष्ट्रपति तय करते हैं और इस समय ट्रंप भी शायद अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि क्योंकि उन्होंने फ्लोरिडा जीत लिया है तो शायद राष्ट्रपति भी वही बन जाएं, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। अब तक आप जान चुके होंगे कि आपको रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के लिए जी न्यूज ने जी रोजगार नाम से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए हमारा मकसद रोजगार के अवसरों की सही जानकारी आप तक पहुंचाना है, क्योंकि हम जानते हैं इस समय कोविड काल में देश के युवाओं को रोजगार की बहुत जरूरत है हमारे देश में। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखा भी कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लोगों ने 27,000 युवाओं को धोखा दे दिया। आरोपियों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में नौकरी होने का दावा करते हुए एक फर्जी वेबसाइट बनाई और इस फर्जी वेबसाइट की मदद से 1 करोड़ 9 लाख रुपए जमा भी कर लिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस को आरोपियों के पास 49 लाख रुपए, 3 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन मिले हैं। हमारे पास शिकायत आई एक व्यक्ति जिसने इस पे अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद उनके पास कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए थे, बट ही वाज अ प्रोएक्टिव सिटीजन। उन्होंने फर्दर इसको वेरीफाई किया और चेक किया जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे, तो उन्होंने पाया कि इस तरह की कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह कोई संस्थान है नहीं, ना इस तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तब उन्होंने हमारे यहाँ कंप्लेंट की, हमने इसकी सीरियसनेस को जांचा और ये पाया कि एक्चुअली में इस तरह की एक फेक वेबसाइट चल रही है। तुरंत हमने इस पर केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जो कि वेबसाइट थी तो डोमेन का जो डिटेल होता है, जो डिजिटल फुटप्रिंट होती है, उसको हमने कैप्चर किया। कंसर्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे डिटेल ली। जो मनी ट्रेल है उसको हमने कैप्चर किया। वैसे तो इस खबर में कोई डीएनए टेस्ट करने जैसा कुछ नहीं है।
इसे दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करना है, क्योंकि नौकरियां देने के नाम पर आजकल काफी धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो पैसा लेकर नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। फर्जी वेबसाइट्स और फेक विज्ञापनों के जाल में आप बिल्कुल ना फंसें। रोजगार से जुड़े अवसरों की पूरी जानकारी के लिए आप जी न्यूज की इस मुहिम, जिसका नाम हमने रोजगार समाचार रखा है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। आप दिन भर जी न्यूज देखिए और हम अपने हर न्यूज बुलेटिन के आखिर के जो 2 मिनट हैं वो सिर्फ आपके रोजगार को आजकल दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास जितना भी डेटा आता है देश भर में उपलब्ध रोजगारों को लेकर या रोजगार के अवसरों को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। और ये काम हमने आप ही की वजह से, आपके फीडबैक पर ही शुरू किया है, क्योंकि आजकल जब टीआरपी रेटिंग आनी बंद हुई तो हमने आपसे पूछा था कि आप अब ऐसे में जी न्यूज पर क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि अब सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर से टीआरपी का दबाव हट गया है, इसलिए हम आपको अच्छा कंटेंट दिखा सकते हैं। और आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि आप रोजगार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देखना चाहेंगे, इसलिए हमने ये शुरुआत की है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे, लेकिन सही जवाब देने पर इनाम कोई नहीं है। की हर खबर जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 2013 में आज ही के दिन भारत ने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। यह मिशन पूरी दुनिया का सबसे कम बजट वाला मार्स मिशन था। अब तक दुनिया में मंगल ग्रह के लिए 51 अभियान शुरू किए गए हैं। इनमें सबसे महंगा मिशन अमेरिका का था, जो 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जबकि भारत के इस मिशन की लागत सिर्फ 450 करोड़ रुपए थी, यानी अमेरिका के मिशन का लगभग 10वां हिस्सा। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया और वहां के वायुमंडल से जुड़ी तस्वीरें और वैज्ञानिक आंकड़े भेजने लगा। टाइम मैगजीन ने मंगलयान को वर्ष 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया था। वर्ष 1870 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, नेता और वकील चित्तरंजन दास का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारियों के केस लड़े और इन मुकदमों में मिली सफलता के बाद उन्हें देशबंधु कहा जाने लगा। वर्ष 1908 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मुकदमे में स्वतंत्रता सेनानी अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया था और अरबिंदो घोष पर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप था। इस मुकदमे का फैसला लिखते समय अंग्रेज जज ने भी चित्तरंजन दास की तारीफ की थी। वर्ष 2007 में आज ही के दिन गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। एंड्रॉयड खास तौर पर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाया गया था। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेलीविजन, स्मार्ट वॉच और कारों में भी अब किया जाने लगा है। एंड्रॉयड दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी वर्ष 8 सितंबर को एंड्रॉयड का नया वर्जन एंड्रॉयड 11 रिलीज किया गया है। पूरी दुनिया में हर महीने करीब 250 करोड़ लोग एंड्रॉयड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और आज ही के दिन वर्ष 2011 में मशहूर गायक, संगीतकार और लेखक भूपेन हजारिका का मुंबई में निधन हुआ था। उनकी उम्र 85 वर्ष थी। भूपेन हजारिका ने अपनी मूल भाषा असमीज के अलावा हिंदी और बांग्ला में भी गीत गाए। वो अपने गीत खुद लिखते थे, उन गीतों के लिए संगीत भी खुद तैयार करते थे और उन्हें अपनी ही आवाज देते थे। भूपेन हजारिका ने असम के लोक संगीत और संस्कृति को भारतीय सिनेमा के साथ जोड़ा था। उन्होंने वर्ष 1993 में आई फिल्म रुदाली में संगीत दिया था। भूपेन हजारिका अमेरिका के मशहूर अश्वेत गायक और एक्टिविस्ट पॉल रॉबिन्सन से बहुत प्रभावित थे और वो कहते थे कि उनका गीत ओ गंगा बहती हो क्यों पॉल रॉबिन्सन के गीत ओल्ड मैन रिवर से प्रेरित है। वर्ष 2012 में उन्हें पद्म विभूषण और वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1998 में आज ही के दिन हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध लेखक और कवि नागार्जुन का निधन हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बिहार के दरभंगा के रहने वाले नागार्जुन ने वर्ष 1930 के दशक में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत मैथिली भाषा में लिखी कविताओं से की थी। अपनी रचनाओं में जनता से जुड़ी बातें लिखने की वजह से नागार्जुन को जन कवि भी कहा जाता था। बलचनमा, बाबा बटेसरनाथ और वरुण के बेटे उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का भी गहरा अध्ययन किया था। नागार्जुन वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन में जेल भी गए थे और उनका कहना था कि लेखक की हिस्सेदारी सिर्फ कलम तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसे अनशन और जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज हम आखिर में आपको
कवि नागार्जुन की एक कविता पढ़कर सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में लिखी थी। और इसमें वो लिखते हैं, खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो, प्रजातंत्र को कौन पूछता तुम बड़ी हो, डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भांप गई है। देश बड़ा है, लोकतंत्र है, सिक्का खोटा। देश बड़ा है, लोकतंत्र है, सिक्का खोटा। तुम ही बड़ी हो, संविधान है तुमसे छोटा। तुमसे छोटा राष्ट्र हिंद का तुम ही बड़ी हो। खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो। ये उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। लेकिन ये कविता सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज भी हालात लगभग ऐसे ही हैं, बस नेता बदल गए हैं। नमस्कार।